गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल 1.6 डिफ्यूजन एंड मोबिलिटी दैट इज एम्बीपोलर डिफ्यूजन स्टार्ट करेंगे। अब लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जब आपके प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो देन इट गिव्स राइज टू डिफ्यूजन। जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो तब एक लेयर से दूसरे लेयर्स में आपकी नंबर डेंसिटी मतलब नंबर पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन। नाउ व्हेन देयर एग्जिस्ट्स अ concentration gradient, that is gradient of number density between two adjacent layers of plasma, the number of excess particles per unit area per unit time are transported from higher density to lower। मतलब अगर आपके दो लेयर के बीच कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो, माने इस लेयर पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो इस लेयर से, तो क्या होगा, ये जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला हायर डेंसिटी वाला लेयर है ना, उससे आपके पार्टिकल्स जो है वो लोअर डेंसिटी वाले लेयर में ट्रांसफ़र होंगे। जहाँ पे एक्सेस पार्टिकल है, जहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल है, वो कम पार्टिकल वाले लेयर पे ट्रांसफ़र होंगे। सो देन द नंबर ऑफ एक्सेस पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ट्रांसपोर्टेड इज कॉल्ड द पार्टिकल फ्लक्स। तो ये जो एक्सेस पार्टिकल ट्रांसफ़र हो रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसे हम पार्टिकल फ्लक्स कहेंगे। नाउ पार्टिकल फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस डी del n। d इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। d को कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं और उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड de and that for ion is called di, and de is much greater than di। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आयन के डिफ्यूजन कोएफिशिएंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा एक्वायर अ डायरेक्टेड मोशन और अ ड्रिफ्ट मोशन। द नेट मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। अब नॉर्मली कोई आप फील्ड अप्लाई ना करो तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण आपका सिर्फ डिफ्यूजन होता है, सिर्फ डिफ्यूजन होता है। पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, यू नो दैट electrons travel in a direction opposite to that of electric field or ions travel in the direction of electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, आपके चार्ज पार्टिकल को एक ड्रिफ्ट मिलेगी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो आपका चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका नेट मोशन ऑफ पार्टिकल किसके कारण होगा, दोनों डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, इन दोनों के कारण होगा। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट v इज इक्वल टू म्यू ई। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। सो जितनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैंने बीच में म्यू रख दिया। So v is equal to mu e, where mu is called the mobility। mu को आप मोबिलिटी कहते हैं। mu की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ आयन्स। ये आपको पता है कि आयन्स से इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी आयन से ज़्यादा होती है। नाउ मोबिलिटी इज समटाइम्स नोन एज फोर्स डिफ्यूजन। मोबिलिटी को आप फोर्स्ड डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। देयर इज एन इंटीमेट रिलेशन बिटवीन डिफ्यूजन एंड मोबिलिटी एज कैन बी डिराइव्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अब डिफ्यूजन और मोबिलिटी के बीच का हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल कैन बी रिटन एज। प्लाज्मा में चार्ज्ड पार्टिकल के इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एम एन डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस और माइनस ई एन E minus del P minus m n nu V,
where n is the number density, p is the pressure, nu is the collision frequency, और ये प्लस और माइनस क्या है, प्लस और माइनस वो साइन के चार्ज को इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव आयन है कि नेगेटिव आयन है, इस तरह से। इन द स्टेडी स्टेट द LHS इज ज़ीरो। स्टेडी स्टेट में dv/dt ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो स्टेडी स्टेट में ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा LHS, विच मीन्स कि स्टेडी स्टेट में ये भी ज़ीरो हुआ, इतना RHS भी ज़ीरो हुआ, ये भी ज़ीरो होगा। एंड प्रेशर P इज इक्वल टू NKT, तो आप यहाँ पे P की जगह पे NKT सब्सटीट्यूट करो। KT कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा KT del N, KT del N जैसा हो जाएगा ये टर्म KT del N। सो अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करो, V को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। अब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो आपकी इक्वेशन कैसी बनी, कुछ ऐसी, v इज इक्वल टू E/m न्यू E माइनस KT/m न्यू del N/n। नाउ अब हम E/m म्यू को मोबिलिटी कहेंगे, म्यू। सो E/m न्यू इज इक्वल टू म्यू, दैट इज द मोबिलिटी। और KT/m न्यू को हम D, डिफ्यूजन कांस्टेंट D कहेंगे। सो सी मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू E/m न्यू एंड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट D इज इक्वल टू KT/mv। नाउ D/म्यू इज इक्वल टू, अब आपके पास D की वैल्यू है और म्यू की वैल्यू है, तो दोनों को डिवाइड करो। सो D/म्यू विल कम आउट टू बी KT/E। दिस इज नोन एज आइंस्टाइन रिलेशन, इसे आइंस्टाइन रिलेशन कहते हैं। इन प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस कैन हार्डली डिफ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। There occurs a combined diffusion of oppositely charged particle which is known as ambipolar diffusion, so that two fluxes of ions and electrons are equal. तो एम्बीपोलर डिफ्यूजन क्या है, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स का कंबाइंड डिफ्यूजन जो है उसे हम एम्बीपोलर डिफ्यूजन कहेंगे। ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स मतलब नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस, ये ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स है, उनका कंबाइंड डिफ्यूजन जो होगा ना उसे हम एम्बीपोलर डिफ्यूजन कहेंगे। सो दैट टू फ्लक्सेस ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, मतलब कि पार्टिकल फ्लक्स आयन का और पार्टिकल फ्लक्स जो है इलेक्ट्रॉन का वो इक्वल हो जाए। देखो पार्टिकल फ्लक्स आयन का और पार्टिकल फ्लक्स इलेक्ट्रॉन का इक्वल है और उसे हमने सिंपली पार्टिकल फ्लक्स कहा है। अब now particle flux arising due to mobility and diffusion is given by flux is equal to NV minus D del N. देखो अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण पार्टिकल फ्लक्स कैसा है आपका, माइनस D del N, माइनस D del N। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पार्टिकल फ्लक्स क्या होना चाहिए आपका, NV, क्योंकि V आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एंड N इज द नंबर डेंसिटी। तो आपकी दो ड्रिफ्ट्स कौन सी हुई, एक तो दो मोशन कौन सी हुई, एक तो आपकी ड्रिफ्ट के कारण जो पार्टिकल फ्लक्स है वो विच इज NV, और एक तो आपका डिफ्यूजन के कारण जो पार्टिकल फ्लक्स है वो
माइनस डी डेल एन। तो टोटल पार्टिकल फ्लक्स कितना होगा? टोटल पार्टिकल फ्लक्स विल बी इक्वल टू particle flux due to your electric drift and particle flux due to your diffusion। तो ये आपका टोटल पार्टिकल फ्लक्स होगा। नाउ v इज इक्वल टू म्यू ई, वो हमने सब्सटीट्यूट किया तो इक्वेशन कुछ ऐसा बना। नाउ पार्टिकल फ्लक्स ऑफ आयन, उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे n की जगह पे एन म्यू की जगह पे एन आई म्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी की जगह पे डी आई इंटू डेल एन आई। उसी तरह से पार्टिकल फ्लक्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन फ्लक्स, दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस एन ई म्यू आई। यहाँ पे एन आई की, यहाँ पे एन की जगह मैंने आई माइनस एन ई लिखा। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है और एन ई क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। माइनस एन ई म्यू ई माइनस डी ई बाई डेल एन ई। अब ये आयन का पार्टिकल फ्लक्स और इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल फ्लक्स सेम है, सी। तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो और हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था दैट प्लाज्मा इज क्वाजी न्यूट्रल, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ आयन्स लगभग सेम होते हैं। तो आप ये पुट कर दो कि एन आई इज नियरली इक्वल टू एन ई विच इज इक्वल टू एन। तो आप इन दोनों को इक्वेट करो और एन आई इज इक्वल टू एन ई रख दो, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आ गई, उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपका कॉमन फ्लक्स कुछ ऐसा आएगा। ये जो वैल्यू आपको मिली उसे इसमें पुट कर दो तो आपकी फ्लक्स की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करते जाओ। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो बचा ना, म्यू आई डी ई प्लस म्यू ई डी आई डिवाइडेड बाई म्यू आई प्लस म्यू ई, इसको आप डी ए नाम दो। सो आपका कॉमन फ्लक्स कैसा हो जाएगा? माइनस डी ए डेल एन। एंड ये जो डी ए हमने लिखा, उस डी ए को हम एम्बीपोलर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कहते हैं। 1.7 विस्कोसिटी। The momentum flux P denoting excess momentum carried per unit area per unit time is given by। अभी हमने डिफ्यूजन देखा कि डिफ्यूजन में क्या हो रहा था कि एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक्सेस डेंसिटी जहाँ थी वहाँ से हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रांसफ़र हो रहे थे उस लेयर में जहाँ पे आपकी डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन कम था। उसी तरह से अगर आपके दो लेयर के बीच, जैसे मैंने कहा विस्कोसिटी कैसे होती है कि दो लेयर के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट हो तो क्या होता है? मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच। ये भी हमने स्टडी किया है लास्ट लेक्चर में। तो अब क्या ट्रांसफ़र होगा? मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। हमने जैसे पार्टिकल फ्लक्स डिफाइन किया था उसी तरह से हम क्या करते हैं? मोमेंटम फ्लक्स भी डिफाइन करते हैं। हमने पार्टिकल फ्लक्स डिफाइन किया, उसी तरह से हम मोमेंटम फ्लक्स पी भी डिफाइन करते हैं। मोमेंटम फ्लक्स इज द एक्सेस मोमेंटम कैरिड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे पार्टिकल फ्लक्स था हमारा, जैसे हमारा पार्टिकल फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ एक्सेस पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उसी तरह से excess momentum per unit area per unit time can be called the viscosity. Sorry, is called the momentum flux. Sorry, excess momentum per unit area per unit time is called the momentum flux. Now momentum flux is given as minus eta del v.
where eta is the coefficient of viscosity. The flux, heat flux Q representing excess thermal energy per unit area per unit time is given by Q is equal to minus K del T, where K is the conductivity. तो आपके पास एक मोमेंटम फ्लक्स P मिल गया और आपके पास हीट फ्लक्स Q मिल गया. मोमेंटम फ्लक्स की क्या P क्या है, माइनस ईटा डेल बी, वेर ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. उसी तरह से हीट फ्लक्स Q कैसे मिला, माइनस K डेल T, वेर K इज द कंडक्टिविटी. The coefficient, diffusion coefficient, the viscosity coefficient, coefficient of viscosity and conductivity are related by the given formula. Viscosity की ये हमने viscosity फाइंड आउट किया हुआ है सेकेंड सेमेस्टर में. कंडक्टिविटी की वैल्यू भी हमें पता है और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी ये है. तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी और कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन हमें मिल गया. 1.8 recombination. In addition to loss of plasma by diffusion, there is another important process known as recombination. When an ion and electron moving at low relative velocities chance to collide and thereby forming a neutral atom. तो recombination मतलब क्या, कि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन वो कोलाइड करे और एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन होके दोनों न्यूट्रल पार्टिकल बना दे. ये रिकम्बाइन होके एक न्यूट्रल पार्टिकल बना दे, इसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. द लॉस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव सोर्स टर्म. तो अब क्या हो रहा है कि अगर हमारा दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, वो उसने मिलके एक न्यूट्रल पार्टिकल बना दिया, तो क्या हुआ, हमारा चार्ज पार्टिकल्स प्लाज्मा में से कम हो गए. विच मीन्स अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो आपके चार्ज पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, विच मीन्स चार्ज पार्टिकल का लॉस हो रहा है. चार्ज पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, इसलिए मैं उस लॉस को नेगेटिव टर्म की तरह डिनोट करूँगी. In absence of diffusion, the continuity equation of continuity reads. अब अगर डिफ्यूशन ना हो तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कुछ ऐसा होगा, डेल एन बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा एन स्क्वायर. अल्फा इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड. फिर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 by n is equal to 1 by n0 plus alpha t, where n0 is the initial density. When density falls at a very low value, मतलब कि डेंसिटी n0 से काफ़ी कम हो गई, डेंसिटी n, इनिशियल डेंसिटी n0 से अगर काफ़ी कम हुई तो क्या होगा, 1 by n will be very greater than 1 by n0. ये अगर ऐसा हुआ कि अपनी कोई डेंसिटी n वो इनिशियल डेंसिटी n0 से अगर काफ़ी कम है, तो इसी रिलेशन से देखा जाए तो 1 by n विल बी वेरी ग्रेटर देन 1 by n0. विच मीन्स अगर हम इसको निगलेक्ट कर पाए तो 1 by n इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा टी होगा. तो अगर ये कुछ ऐसा होगा which can be written as n is proportional to 1 by alpha t, which means n is inversely proportional to your alpha t. Now Ohm's law 1.9. If ni, vi and mu I denote the number density, drift velocity and mobility of ions. ये है number density, velocity और drift velocity और mobility of ions. Then any VE and mu E are what? They are the number density, drift velocity and mobility of electrons. Then the current density in plasma is given by current density J को हम कैसे लिख सकते हैं,
आपको पता है J कैन बी रिटन एज करंट डेंसिटी J कैन बी रिटन एज NeV, इस तरह से आप लिख सकते हैं J इज इक्वल टू NeV। अब हमारे केस में करंट किसके कारण है? आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण। तो आयंस के कारण करंट डेंसिटी को मैं कैसे लिखूंगी? Ni इंटू E इंटू Vi, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ आयंस। और इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे लिखूंगी? इलेक्ट्रॉन्स के लिए Ne और चार्ज की जगह पे -E, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो चार्ज की जगह पे -E, और वेलोसिटी की जगह पे VE, वेलोसिटी की जगह पे +V, सॉरी वेलोसिटी की जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे VE। अब इस इक्वेशन में हमें पता है दैट VI इज इक्वल टू μI E। ये देखो V इज इक्वल टू μE, तो VI इज इक्वल टू μI E। सो मैंने VI की जगह पे μI E पुट किया और उसके बाद VE क्या है? VE इज इक्वल टू -μEE, क्योंकि आपको पता है दैट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो VE इज इक्वल टू -μEE। तो इस VE की जगह पे मैंने -μEE पुट किया। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था दैट प्लाज्मा इज क्वाजी न्यूट्रल, मतलब कि नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नियरली इक्वल। तो Ni और Ne को हम इक्वल रखते हैं इज इक्वल टू N। Ni इज नियरली इक्वल टू Ne इज इक्वल टू N। तो आप Ni और Ne की जगह पे N रख दो और फिर N और E कॉमन आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड E भी कॉमन है दोनों में, बचेगा क्या? μI प्लस μE। अब हमें पता है दैट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ आयंस, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे कि ये मोबिलिटी ऑफ आयंस काफ़ी कम है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो हम μI को निगलेक्ट कर सकते हैं इस समेशन में से, इस सम में से। तो बचेगा क्या? सिर्फ μE बचेगा, विच मीन्स Ne μE E। अब Ne μE इज नथिंग बट योर conductivity sigma। Ne mu is the electrical conductivity of the plasma। so ये J is equal to sigma E हो जाएगा। J is equal to sigma E क्या है आपका? Ohm's law। now let's study gas discharges। gas discharges 1.10। ये आपका VI डायग्राम दिया है, डायग्राम ऑफ VI ना, गैस डिस्चार्ज का VI डायग्राम आपको दिया गया है। इसमें देखो अलग अलग रीजन है, एक टाउनसेंड डिस्चार्ज रीजन है, क्लो डिस्चार्ज रीजन, एक आर्क डिस्चार्ज रीजन। इन सारे रीजन्स को हम स्टडी करेंगे। Number 1, Townsend discharge or dark discharge. The first part of this section, current is proportional to voltage, that is Ohm's law is obeyed। मतलब आपका जो जैसे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो ये देखो इस पोर्शन में क्या है? ये करंट है और ये वोल्टेज है, याद रखना। तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इतने एरिया में, विच मीन्स current is proportional to voltage, this is nothing but Ohm's law, which means कि इस एरिया में Ohm's law ओबे हो रहा है। उसके बाद आप ये एरिया पे ध्यान दीजिए, इतने एरिया पे इसमें क्या हो रहा है? आपका करंट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वोल्टेज चेंज हो रहा है। देखो करंट रिमेन्स कांस्टेंट बट वोल्टेज इज नॉट, सॉरी
वोल्टेज चेंजेस बट करंट रिमेन्स कांस्टेंट इतने एरिया में. इन द सेकेंड पार्ट करंट रिमेन्स नियरली कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट रह रहा है, ऑल्दो वोल्टेज कंटिन्यूज टू इंक्रीज. वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, करंट कांस्टेंट रह रहा है. दिस इज नोन एज सैचुरेटेड करंट रीजन. उसको हम सैचुरेटेड करंट रीजन बोलेंगे. In these two parts, the discharge is not self-sustained. That is, discharge cannot continue without external agent. इन दोनों रीजन में फर्स्ट ये ओम्स लॉ वाला रीजन, ये है ओम्स लॉ वाला रीजन, और ये है आपका सेकेंड रीजन जो सैचुरेटेड करंट रीजन है. ये दोनों सेल्फ सस्टेन नहीं है. मतलब क्या कि अगर आप एक्सटर्नल फील्ड हटा दोगे तो आपका डिस्चार्ज विल नॉट कंटिन्यू. अब इस थर्ड रीजन में क्या होगा, ये थर्ड रीजन, इसमें आपका वोल्टेज देखो, वोल्टेज कांस्टेंट रह रहा है और करंट इंक्रीज हो रहा है. In the third part, with further increase in voltage, current increases, but then a region is found in which current continues to increase rapidly even if voltage remains constant. तो एक ऐसा पार्ट आएगा जहाँ पे अगर वोल्टेज इवन इफ वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, करंट इज फाउंड टू इंक्रीज रैपिडली. दिस रीजन इज नोन एज टाउनसेंड रीजन, और इस रीजन को आप टाउनसेंड रीजन बोलोगे. ये टाउनसेंड रीजन, टाउनसेंड डिस्चार्ज बोलोगे आप उसे, टाउनसेंड डिस्चार्ज. Since the current throughout this part is extremely small, that is 10⁻⁶ ampere, there is practically no glow, which explains why it is also known as dark discharge. डार्क डिस्चार्ज, टाउनसेंड डिस्चार्ज को आप डार्क डिस्चार्ज भी कह सकते हो. टाउनसेंड डिस्चार्ज को डार्क डिस्चार्ज भी आप कह सकते हो. क्यों? क्योंकि टाउनसेंड डिस्चार्ज के वक्त काफ़ी कम करंट होता है. ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁶ एम्पियर्स से भी कम, उतना आपका करंट होता है टाउनसेंड डिस्चार्ज के वक्त, और इतने कम एम्पियर में कोई ग्लो नहीं मिलेगा, विच मीन्स आपका डिस्चार्ज जो है वो डार्क डिस्चार्ज होगा. This part of discharge is self-maintained, where V is nearly equal to 10⁻³ and I is in the range of 10⁻⁻10 to 10⁻⁻6. टाउनसेंड डिस्चार्ज का वोल्टेज कितना है 10⁻³ के ऑर्डर में, और आपका वोल्टेज कितना है 10⁻⁻10 से लेके 10⁻⁻6 एम्पियर के बीच का करंट रेंज. In the region just beyond Townsend discharge, the VI characteristic shows a peculiar nature. Current continues to increase even if voltage is reduced. This region thus constitutes a metastable state dV by di, and hence the dynamic conductivity is negative. In the transition zone between Townsend discharge and low discharge that immediately follows. तब टाउनसेंड डिस्चार्ज के बाद एक क्या होता है, टाउनसेंड डिस्चार्ज के बाद अगर आप फर्दर करंट को इंक्रीज करोगे ना तो आपका वोल्टेज डिक्रीज होगा. मतलब आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इसे बोलते हैं, या फिर आप इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी नेगेटिव है. और इस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के बाद फिर से ऐसा रीजन आएगा जिसमें कि अगर आप आपका करंट इंक्रीज होता जाएगा लेकिन वोल्टेज प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगा, और इस रीजन को हम ग्लो डिस्चार्ज रीजन कहेंगे. और ग्लो डिस्चार्ज रीजन 10⁻² वोल्ट्स और 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻2 एम्पियर के बीच होता है. अब ग्लो डिस्चार्ज का रीजन क्या है, वोल्टेज इसका अप्रॉक्सीमेटली 10⁻² पे है, और करंट कितना है 10⁻⁻4 और 10⁻⁻2 के बीच में करंट है.
arc discharge. In the last stage of low discharge, when current is approximately 10 to minus 2 ampere and 1 ampere, yet another peculiarity appears in VI characteristics. In the first part of this section, the characteristics is nearly linear, indicating validity of Ohm's law. But with further increase in current, the voltage at first increases slightly, reaches a maximum, and subsequently decreases again. The dynamical resistance is negative once more, indicating a metastable state. अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तो ये लो डिस्चार्ज के बाद थोड़े से रीजन के लिए आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है. देखो इतने यहाँ से थोड़े से रीजन के लिए आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है. स्ट्रेट लाइन माने क्या? I इज प्रोपोर्शनल टू V, विच मीन्स कि ओम्स लॉ ओबे हो रहा है. उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद के रीजन में आपका करंट इंक्रीज करेगा रैपिडली और एक मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करने के बाद आपका आपका वोल्टेज इंक्रीज करेगा. करंट नहीं, ये वोल्टेज है. सो फिर एक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करने के बाद जब आप करंट को इंक्रीज करोगे ना, तब आपका देखो वोल्टेज डिक्रीज होगा, जैसे से यहाँ पे हो रहा था. तो करंट बढ़ाने के साथ अगर वोल्टेज डिक्रीज हुआ मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिला. With further increase in current, the voltage reduces and reaches a steady value independent of current. Although current undergoes a large change from 10 to 10 to 3 ampere, the voltage remains steady about 1 volt. This is known as arc discharge. उसके बाद एक ऐसा रीजन आएगा जिसमें कि आपका करंट 10 to 3 एम्पियर तक इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपका वोल्टेज 1 वोल्ट पे कांस्टेंट रहेगा. इस रीजन को आप आर्क डिस्चार्ज रीजन कहोगे. तो आर्क डिस्चार्ज में काफ़ी हाई करंट होता है बट वोल्टेज काफ़ी लो होता है. Townsend criteria. The condition of breakdown of a gas in a discharge tube was first studied by Townsend. तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो ब्रेकडाउन की कंडीशन होती है वो सबसे पहले टाउनसेंड ने स्टडी की थी. ब्रेकडाउन इज सेड टू अकर व्हेन डिस्चार्ज थ्रू द गैस जस्ट स्टार्ट्स. गैस के अंदर डिस्चार्ज जब जस्ट स्टार्ट होता है ना, तो उसे हम डिस्चार्ज कहते हैं. Townsend criteria for breakdown is given by Townsend criteria for breakdown is given by gamma is equal to exponential alpha d minus 1 is equal to 1, where alpha is equal to the Townsend's first criterion. And alpha को हम define कैसे करते हैं? It is defined as number of ion pairs on average that can be created by electron in traversing a distance of 0.01 मीटर. अब जब इलेक्ट्रॉन 0.01 मीटर ट्रैवल करता है प्लाज्मा में, तब वो ट्रैवल करते हुए अपने पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन आयन पेयर को जनरेट कर पाता है इलेक्ट्रॉन, उसे हम अल्फा कहते हैं. दैट्स द टाउनसेंड्स फर्स्ट क्राइटेरियन. एंड गामा इज द टाउनसेंड्स सेकंड क्राइटेरियन. गामा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड बाय एन आयन रीचिंग इट. अब आपका जो कैथोड है ना, उस पर अगर आयन हिट करे तो क्या होगा? कैथोड पे अगर आयन आके हिट करे तो वो कैथोड के सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ये आपको पता है. तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे. सो द नंबर ऑफ these secondary electrons is defined as gamma, and d is equal to distance between the two electrons. दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम
डी कहेंगे. Now you have something called Paschen's law. This is called Paschen's law. Paschen's law VB is equal to FPD, where VB is the breakdown voltage, P is the gas pressure, D is the distance between, and D is the distance between the two electrodes. तो ये आपके पास्चन्स लॉ से अगर आपके पास गैस आपके सिस्टम में आप गैस प्रेशर और डिस्टेंस बिटवीन डी आपको डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स पता हो और गैस प्रेशर पता हो तो आप ब्रेकडाउन वोल्टेज पता कर सकते हैं. 1.11 कंपैरिजन ऑफ वेरियस नेचुरल एंड मैन मेड प्लाज्मास. तो देयर आर सम नेचुरल प्लाज्मास जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल इंटरस्टेलर गैस, सनस्पॉट, कोरोना. देन इंटरप्लानेटरी प्लाज्मा, आयोनोस्फीयर, ये सारे जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. और कुछ प्लाज्मास जो होते हैं वो मैन मेड हैं. फॉर एग्जांपल गैस डिस्चार्ज, जो गैस डिस्चार्ज है वो मैन मेड प्लाज्मा है. उसी तरह से कुछ और मैन मेड प्लाज्मास भी होते हैं. तो हम बेसिकली कुछ नेचुरल और मैन मेड प्लाज्मा को कंपेयर करेंगे कि नेचुरल प्लाज्मा की नंबर डेंसिटी वर्सेस मैन मेड प्लाज्मा की नंबर डेंसिटी. तो देखो सबकी नंबर डेंसिटी दी है. देन टेम्परेचर ऑफ पार्टिकल्स इन द केस ऑफ नेचुरल प्लाज्मा एंड इन द केस ऑफ मैन मेड प्लाज्मा सब डिफरेंट है. देखो उसी तरह से डी बाई लेंथ इन केस ऑफ नेचुरल प्लाज्मा एंड इन केस ऑफ मैन मेड प्लाज्मा सारे डिफरेंट हैं. सो इस आर्टिकल में सिर्फ नेचुरल प्लाज्मा और मैन मेड प्लाज्मा को कंपेयर किया गया इन टर्म्स ऑफ सम प्रॉपर्टीज लाइक नंबर डेंसिटी, टेम्परेचर एंड डी बाई लेंथ. Article 1.12 Plasma Diagnostics. Different techniques are applied to determine various unknown quantities like nature, number density of particles, their energy or speed and collision frequency, magnitude of electric magnetic field etc. अब प्लाज्मा में काफ़ी सारी अननोन क्वांटिटीज़ हैं. जैसे कि आपके पास कोई प्लाज्मा हो तो नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स या उसका नेचर वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसे हैं पार्टिकल्स और उसकी नंबर डेंसिटी कैसी है ये अननोन है. फिर पार्टिकल्स की एनर्जी या स्पीड कितनी है ये भी अननोन है. कोलिशन फ्रीक्वेंसी कितनी है ये भी अननोन है. देन प्लाज्मा में इलेक्ट्रिक और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही हैं उनका मैग्नीट्यूड कैसा है ये भी अननोन है. तो ये सारी अननोन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके. टू नो द नेचर ऑफ पार्टिकल कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, नेगेटिव हैं, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, किस टाइप है, क्या नेचर है पार्टिकल्स का, वो पता करने के लिए हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोप, मास स्पेक्ट्रोस्कोप, सेंटीमीटर्स, सेमीकंडक्टर्स, फोटोप्लेट्स ये सब यूज़ कर सकते हैं. टू मेजर द नंबर डेंसिटी, नेचर पता कर लिया, नंबर डेंसिटी कैसे पता कर सकते हैं. टू मेजर नंबर डेंसिटी डिफरेंट मेथड्स फॉर न्यूट्रल एंड चार्ज पार्टिकल्स आर यूज. अब नंबर डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए न्यूट्रल पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल दोनों के लिए अलग अलग मेथड होती है. न्यूट्रल पार्टिकल्स अगर हो तो नंबर डेंसिटी मेजर करने के लिए हम ऑर्डिनरी मैनोमीटर, आयोनाइजेशन गॉज और थर्मल कंडक्टिविटी गेज यूज़ कर सकते हैं. ऑर्डिनरी मैनोमीटर, आयोनाइजेशन गेज एंड थर्मल कंडक्टिविटी गेज ये सब न्यूट्रल पार्टिकल की नंबर डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ हो सकता है. चार्ज्ड पार्टिकल की नंबर डेंसिटी मेजर करने के लिए लैंगम्यूर प्रोब, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोब, माइक्रोवेव इंटरफेरोमीटर, माइक्रोवेव कैविटी, स्टार्क इफेक्ट ये सब यूज़ हो सकता है. अब हम देखेंगे कि स्पीड कैसे मेजर करी जाए. स्पीड हमने नेचर और नंबर डेंसिटी मेजर कर ली. उसके बाद देखेंगे एनर्जी या फिर स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है.
Now, if the particle speed is directional, it is measured by using Doppler effect, mass spectroscopy, calorimetry, scintillation, TERS, फोटोप्लेट्स एंड एक्स रेडिएशन. अब ये सब कब यूज़ होता है? जब आपकी पार्टिकल स्पीड एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो. अगर आपकी पार्टिकल की स्पीड रैंडम है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, तो रैंडम स्पीड कैसे मेजर हो पाएगी? विद द हेल्प ऑफ लैंगम्यूर प्रोब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सेट्रा. तो हमने स्पीड मेजर कर ली. उसके बाद हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड और ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे मेजर करनी है ये देखते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द प्लाज्मा इज डिटरमाइंड बाय लैंगम्यूर प्रोब एंड इलेक्ट्रॉन प्रोब, एंड दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय मैग्नेटिक प्रोब एंड हॉल इफेक्ट प्रोब. तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम कैसे मेजर करते हैं? बाय यूजिंग लैंगम्यूर एंड इलेक्ट्रॉन प्रोब. और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे हम मेजर करते हैं? बाय यूजिंग मैग्नेटिक प्रोब और हॉल इफेक्ट प्रोब. 1.13 Plasma waves and instabilities. Confinement of plasma. As the plasma is a good conductor, it can carry strong electric current, which in turn gives rise to a magnetic field. The latter in general changes and with time producing an electric field governed by Faraday's law. तो अब आपको पता है that plasma is a good conductor. Plasma is a good conductor. तो अगर अच्छा it's a good conductor, then it can carry current. अब जहाँ पे करंट होगा, जहाँ पे चेंजिंग करंट होगा, वहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी. चेंजिंग करंट विल गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ you know that changing magnetic field gives rise to an electric field, which is electric and magnetic field we have in our plasma. Again, due to high velocity of particles, their own electric fields change, which gives rise to additional magnetic field. So interaction between these two fields produce ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब इन दोनों जो फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई, इनके बीच का इंटरेक्शन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देगा. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन. Besides the longitudinal and transverse wave, many types of mixed waves are generated within the plasma. प्लाज्मा में सिर्फ ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती, ट्रांसवर्स वेव भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है और मिक्स्ड वेव्स भी होती है. ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल का मिक्स. If the wave frequency of plane or any other type of wave in a plasma happens to be complex, instabilities are said to occur. अगर प्लाज्मा में किसी वेव की वेव फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स है, then instabilities occur in plasma. In a plasma, instabilities are rule rather than an exception. नॉर्मली क्या होता है? इंस्टेबिलिटी एक्सेप्शन केसेस होता है. नॉर्मली ऑर्डिनरी केस में क्या होता है कि इंस्टेबिलिटीज है तो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन प्लाज्मा में इंस्टेबिलिटी इज द रूल. इंस्टेबिलिटी डोमिनेंट है rather than being an exception. मतलब कि ऑर्डिनरी केस में इंस्टेबिलिटीज हो, ऐसे ओकेजन्स काफ़ी रेयरली आते हैं, बट प्लाज्मा में इंस्टेबिलिटीज़ आर द रूल. मतलब इंस्टेबिलिटीज़ तो दे अकर वेरी कॉमनली. अप टिल नाउ मोर देन 60 इंस्टेबिलिटीज़ हैव बीन आइडेंटिफाई. अभी तक 60 अलग अलग टाइप्स की इंस्टेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई की गई है. उनमें से कुछ है किंक, सॉसेज, रेले टेलर, गार्डन हॉर्स और फायर हॉर्स, मिरर, टियर मोड, टू स्ट्रीम, यूनिवर्सल, सिमोन, बीम, साइक्लोट्रॉन, हेलिकल, ई क्रॉसबी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोमैग्नेटिक एक्सेट्रा. ये सारी आपकी इंस्टेबिलिटीज़ हैं. ड्यू टू दीज इंस्टेबिलिटीज़ अ हॉट प्लाज्मा कैन नॉट बी मेंटेन्ड फॉर मोर देन अ फ्यू मिलीसेकेंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन लैब. अब ये इंस्टेबिलिटीज़ के कारण क्या होता है कि
आपका प्लाज्मा फ्यू मिलीसेकेंड से ज़्यादा लैब में आपका हॉट प्लाज्मा मेंटेन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इंस्टेबिलिटीज़ है। तो फ्यू मिली सेकेंड्स, कुछ मिली सेकेंड से ज़्यादा आपका लैब में हॉट प्लाज्मा मेंटेन नहीं रह पाएगा ड्यू टू इंस्टेबिलिटीज़। तो अब रिसर्च about instabilities and measures to prevent them have started everywhere extensively by a large army of top ranking physicists। तो अभी क्या चल रहा है वर्ल्ड में कि टॉप रैंकिंग फिजिसिस्ट्स इन इंस्टेबिलिटीज़ को स्टडी कर रहे हैं ताकि इन इंस्टेबिलिटीज़ को वो प्रिवेंट कर सके और आपका जो प्लाज्मा है वो लेबोरेटरी में ज़्यादा टाइम तक रह सके, फ्यू मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइम तक रह सके। In a strong magnetic field, the motion of charged particle is helical around the field, around the magnetic lines of force, and hence diffusion perpendicular to field can be restricted। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड में आपके मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज हेलिकल अराउंड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इस तरह से हेलिकल होता है। ये इसके बारे में ना आप थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे। उसमें भी आपकी एक यूनिट है प्लाज्मा, जिसमें आप देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह से होता है। एंड हेंस डिफ्यूजन परपेंडिकुलर टू फील्ड कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। अब उस थियरी में ये भी पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आपके पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफ्यूज नहीं हो सकते, उस तरफ नहीं जा सकते। इट इज़ देन पॉसिबल टू सेपरेट प्लाज्मा फ्रॉम द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब अब आप कंटेनर, ये जो कंटेनर है जिसके अंदर प्लाज्मा है, उसके अंदर आप वॉल से आप अपने प्लाज्मा को सेपरेट कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई कंटेनर है आपको, उसके अंदर अपने प्लाज्मा रखा है, तो प्लाज्मा जो है वो आयंस है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो आयंस है ना, इस वॉल के साथ जो आपका कंडक्टर है, जो जिसमें आपने कन्फाइन किया है, या जो भी आपका कंटेनर है जिसमें आपने कन्फाइन किया है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। पर हमें करना क्या है, हमें ऐसी कंडीशन चाहिए कि प्लाज्मा आपका इसके अंदर रहे, लेकिन वो इन वॉल्स ऑफ द कंटेनर की वॉल के साथ इंटरेक्ट ना करे। तो हम ये जो अभी मैंने इस पैराग्राफ में समझाया, ये मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। दस कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा इज अचीव्ड। तो प्लाज्मा आपका कन्फाइंड हो गया। इन द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस various combinations of electric and magnetic field are used to confine the plasma at high temperature। अब थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, सो दैट प्लाज्मा इज confined। 1.14 space plasma। Most of the matter is in universe is in the plasma state। A brief discussion about space plasma is very difficult। The subject may be classified into 4 parts। अब नहीं, मैंने बताया था कल आपको कि मैटर, मोस्ट ऑफ द मैटर माने 99% ऑफ द मैटर इन यूनिवर्स इज प्लाज्मा, विच मीन्स बहुत सारा प्लाज्मा है यूनिवर्स में। तो सारे प्लाज्मास के बारे में, 99% प्लाज्मास के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करना तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम ब्रॉडली विल क्लासीफाई ब्रॉडली all the plasma into 4 parts: interstellar space, Earth's atmosphere of other planets, and nuclear reactions in stellar plasma। Now interstellar space to explain the origin of interstellar space, proposals have been offered at different times for different processes occurring in which 4 or 5 kinds of molecules are involved।
some of which are CH, CH plus, CN and NaH have been identified by optical spectra and OH by radio waves. There are opinions of many that in interstellar space, polyatomic molecules like CH4, NH3, H2O are produced by evaporation of grains in the neighborhood of hot star. Successive removal of hydrogen atoms from these type of molecule produces diatomic hydrides. Up till now, only atomic and diatomic molecules or types of molecules have been discovered. Interstellar space मतलब stars के बीच की जो space है वो interstellar space है. Interstellar space में there is a possibility of some molecules like CH, CH plus, NN, CN, NaH ये सब आइडेंटिफाई किए गए हैं by using optical spectra. एंड OH भी आइडेंटिफाई किया गया है बाय यूज ऑफ रेडियो वेव्स. नाउ अर्थ एटमॉस्फेयर. अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आपका प्लाज्मा है. फॉर एग्जाम्पल, now in the daytime an appreciable fraction of solar radiation is absorbed by gases, by our atmospheric gases like CO2, O2, N2, H2O etc. तो डे टाइम में अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे गैसेज हैं, N2, O2, CO2, H2O etc. Now these gases will absorb some fraction of solar radiation and then therefore consequently at a suitable wavelength this radiation produces photoionization. तो ये solar radiation जो है वो photoionization प्रोड्यूस करता है. फोटोआयोनाइजेशन मतलब क्या कि फोटॉन्स के कारण आपका एटम्स आयोनाइज हो जाए, इसे हम फोटोआयोनाइजेशन कहते हैं. Thus an important region of atmosphere known as ionosphere is created. The different region of the ionosphere, namely D, E1, E2, F1, F2 layers are designated in terms of their height, electron number, density and temperature. तो इस फोटोआयोनाइजेशन के कारण आपका एक एटमॉस्फेयर में एक रीजन बनता है जिसे आप आयोनोस्फीयर कहते हैं. और आयोनोस्फीयर इज नथिंग बट प्लाज्मा. फिर आयोनोस्फीयर के कुछ लेयर्स हैं, डी, E1, E2, F1, F2 ये सारे लेयर्स हैं. और ये सारे लेयर्स की अलग अलग हाइट होती है, इलेक्ट्रॉन नंबर, डेंसिटी होती है, टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है. ये सारा आपको इस थियरी में दिया है कि डी सारे लेयर्स का हाइट क्या है, कौन सी हाइट पे ये लेयर्स है, किस टेम्परेचर पे हैं और क्या नंबर डेंसिटी है. इन द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर अ फ्यू स्पेशल टाइप ऑफ प्लाज्मा एग्जिस्ट. एयर ग्लो इज वन ऑफ देम. अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्लाज्मा एग्जिस्ट करते हैं. वन ऑफ देम इज एयर ग्लो. नाइट ग्लो ड्यूरिंग नाइट एंड डे ग्लो ड्यूरिंग डे आर ऑब्जर्व्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड फ्रॉम द रॉकेट्स. नाइट ग्लो और डे ग्लो, नाइट ग्लो रात में और डे ग्लो दिन में ऑब्जर्व होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस. दे आर बिलीव्ड टू ओरिजिनेट फ्रॉम फोटो एमिशन प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिएक्शंस. ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए. इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम फोटो एमिशन प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिएक्शन. अलग अलग रिएक्शंस के कारण जो फोटो एमिशन होता है ना उससे ओरिजिनेट हुआ है ये ग्लो. Another spectacular glow known as twilight glow is observed at a time when sun has set but is still visible from heights of 50 to 150 किलोमीटर. जब सन सेट हो जाता है तब फ्रॉम हाइट ऑफ 50 to 150 किलोमीटर एक और ग्लो ट्वाइलाइट ग्लो भी ऑब्जर्व कर पाएंगे हम. नेचुरली क्रिएटेड belt or trap for ions and electrons has been recently discovered in Earth's magnetic field and is known as Van Allen radiation belt. आयन और इलेक्ट्रॉन जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाए ना तब आपको वैन एलन रेडिएशन बेल्ट मिलता है. और ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट भी नेचुरली अकरिंग है. इन नॉर्थ एंड साउथ पोल रीजन्स ऑफ अपर एटमॉस्फेयर टू ब्यूटिफुल सीनरीज नोन एज Aurora borealis and Aurora australis occur in ड्यूरिंग मैग्नेटिक स्टॉर्म.
storm when the ejected particles from the sun are deflected from the equatorial to the polar region in the earth's magnetic field causing excitation and photoionization. तो अर्थ के नॉर्थ पोल में ऑरोरा बोरेलिस और साउथ पोल में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस करके दो आपको ग्लो मिलते हैं. When do they occur? They occur during magnetic storm. Magnetic storm के दौरान ये ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस देखने को मिलते हैं. When ejected particle from the sun are deflected from equatorial to polar region. ये होता कब है? होता तब है जब सन में से निकले हुए चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. क्यों डिफ्लेक्ट होते हैं? ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आपके सन में से जो चार्ज पार्टिकल्स निकले हैं वो इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं तब. The lightning occurring in the earth atmosphere is also natural plasma created by electric discharge. अब जो लाइटनिंग आप देखते हैं अर्थ में एटमॉस्फेयर में वो भी एक नेचुरल प्लाज्मा है. सोलर विंड is also one type of plasma. Solar wind consists of a continuous stream of charged particles. सोलर विंड क्या होता है? सोलर विंड आप समझते हो. सोलर विंड इज समथिंग, सोलर मीन समथिंग जनरेटेड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सन. एंड सोलर विंड क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का कंटिन्यूस स्ट्रीम. सोलर फ्लेयर फिर से solar flare is also a plasma. What is solar flare? It is a complex event regularly occurring in solar system and releasing enormous amounts of energy per event. अब solar flare आपने ये पेपर 303 में और पेपर 202 में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने स्टडी किया है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स इवेंट जो रेगुलर इंटरवल्स पे अकर करती है इन सन और 10⁻25 जूल इतनी ज़्यादा एनर्जी वो एमिट करती है. एटमॉस्फेयर ऑफ अदर प्लैनेट्स. नाउ दूसरे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर भी प्लाज्मा टाइप के हैं. फॉर एग्जांपल इन एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स CO2 इज नोन टू एग्जिस्ट. It is guessed that in Venus HCO2 is being produced at high rate. In the atmosphere of other distant planets, plenty of H2 and H3 plus have been found to exist. Compared to atmosphere of the Earth, that of Mars is of lower density and so binary collision and radiative association are principal recombination processes occurring here. तो हमने ये क्या देखा कि दूसरे प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर जैसे कि वीनस और मार्स का एटमॉस्फेयर कैसा है. हमने देखा कि CO2 एग्जिस्ट. हमने ये भी देखा कि वीनस में HCO2 प्लस प्रोड्यूस हो रहा है काफ़ी हाई रेट पे. तो इस तरह से हमने कुछ और अदर प्लैनेट्स वीनस और मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया. नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्शन इन स्टेलर प्लाज्मा. स्टेलर प्लाज्मा मतलब समथिंग रिलेटेड टू स्टार. तो स्टार में क्या होता है? स्टार्स में एनर्जी कहाँ से मिलती है? स्टार्स को भी एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से. ये आपको पता है. सो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं स्टार्स में तो आपका स्टार एनर्जी एमिट करता है. ना ये स्टार भी प्लाज्मा, ये जो स्टार में जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं वो भी प्लाज्मा फॉर्म में है. द फादर ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अबाउट एनर्जी एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स आर बेथ एंड विसाकर. ये फादर्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अबाउट एनर्जी एंड इवोल्यूशन हैं. Both of them were discoverers of
वेल नोन कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। अब कार्बन नाइट्रोजन साइकिल आपने स्टडी की होगी स्टार्स में, उसको डिस्कवर इन दोनों ने किया था 1938 में। आपने सन में प्रोटॉन प्रोटॉन चेन, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, ये सब आपने स्टडी किया हुआ कि स्टार एनर्जी कैसे एमिट करता है, ये सब आपने स्टडी किया हुआ है। The initial stage of evolution of star is hydrogen burning, in which hydrogen burns by two different processes into helium. One is called proton-proton chain, other is called carbon-nitrogen chain. तो जब स्टार बन रहा होता है, मतलब इवॉल्व हो रहा होता है, तब उसका इनिशियल फर्स्ट स्टेज क्या है? हाइड्रोजन बर्निंग। और हाइड्रोजन बर्निंग क्या होता है कि हाइड्रोजन बर्निंग क्या होता है? हाइड्रोजन बर्निंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस हैं, एक तो है हाइड्रोजन प्रोटॉन प्रोटॉन चेन जो कि ये दी हुई है, और एक है कार्बन नाइट्रोजन चेन। देखो इसमें भी अपना हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और कार्बन नाइट्रोजन साइकिल देखो इसमें भी एक हाइड्रोजन एंड में हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। Proton-proton chain is observed to be dominant below 20 into 10 raised to 6 Kelvin, and that of carbon-nitrogen cycle above this temperature. तो 20 into 10 raised to 6 Kelvin के नीचे प्रोटॉन-प्रोटॉन चेन होती है, साइकिल ऑब्जर्व होती है, उसके इस टेम्परेचर के ऊपर कार्बन नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन बर्निंग हो जाए, मतलब कि सारा का सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाए, सब हीलियम, सारा का सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट फेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टार विल बी हीलियम बर्निंग। मतलब अब हीलियम बर्न होगा, विच मीन्स हीलियम विल बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स। When hydrogen is used up as the nuclear fuel, the star contracts and gain energy from its own gravity. हीलियम बर्निंग कब स्टार्ट होगा? जब सारा का सारा हाइड्रोजन फ्यूल यूज अप हो जाए, तब हीलियम बर्निंग स्टार्ट होगी। अब हीलियम बर्निंग के कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, इसमें हीलियम बर्न हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इस सब में हीलियम यूज हो रहा है। हीलियम कार्बन 12 में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर कार्बन 12 प्लस हीलियम आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, और ऑक्सीजन प्लस हीलियम आपको नाइट्रोजन दे रहे हैं, और नाइट्रोजन प्लस हीलियम आपको मैग्नीशियम दे रहे हैं। Such type of reaction can produce temperatures between 10 raised to 8 to and 3 into 10 raised to 8। 10 raised to 8 से 3 into 10 raised to 8 केल्विन तक का टेम्परेचर मिल जाता है आपको इन रिएक्शन से, हाइड्रोजन बर्निंग से। जब ये इन चारों प्रोसेसेस में आपका सारा का सारा हीलियम यूज हो जाए, उसके बाद when helium is used up, the next phase is carbon burning। उसके बाद आपका कार्बन बर्निंग वाली साइकिल स्टार्ट होती है, और ये आपकी कार्बन बर्निंग के लिए कुछ रिएक्शंस हैं, जिनमें से ये सब एक्सोथर्मिक है एंड ये सारे एंडोथर्मिक हैं। एक्सोथर्मिक विच रिलीज एनर्जी, एंडोथर्मिक विच रिक्वायर्स एनर्जी। LQ1, LQ2, LQ4, take it in the homework, and SQ2, SQ4, SQ5, take it in your homework.